हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज डे 6 का वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1 तक देख चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 तक देख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डे 6 में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, कुछ स्पेशल चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो लेक्चर में बने रहिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज, इंटीजर की प्रॉपर्टीज जो है, मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में इंटीजर वगैरह पढ़ा दिया था, इंटीजर पढ़ा दिया था, नेचुरल नंबर पढ़ा दिया था, होल नंबर पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, इनकी तीन मेनली प्रॉपर्टी तीन होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो ये तीन टाइप की प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। बस ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या शो करता है कि अगर मैं दो इंटीजर लेता हूं, ठीक है, कितने इंटीजर लेता हूं, दो इंटीजर। ठीक है, टू इंटीजर अगर मैं लेता हूं अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है, एक ले लिया मैंने 3 और एक ले लिया -5। ठीक है, तो क्या मैं दो इंटीजर लेता हूं और इनको ऐड करता हूं, तो क्या ये ऑलवेज इंटीजर ही आएगा। ठीक है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप दो इंटीजर लेते हो, इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आप दो इंटीजर लेते हो, कोई से भी दो इंटीजर, तो उन्हें ऐड करने पर क्या हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। अगर ऐसा होगा कि दो इंटीजर को ऐड करने पर हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो इंटीजर हम उठा लें, कोई भी दो इंटीजर हम उठा लें, ठीक है, वो हमेशा किसको फॉलो करता है, वो इंटीजर ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या करता है, वो फॉलो करता है। सबट्रैक्शन में भी फॉलो करेगा। आप जो है वो 3 और -5 को करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो इंटीजर ही है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें फॉलो करता है, आपके किसमें फॉलो करता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, लेकिन डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो ऑलवेज नहीं करता है। ठीक है, कुछ केसेस में करता है, जैसे एक इंटीजर मैंने ले लिया 4 और दूसरा इंटीजर मैंने ले लिया 2। अब 4 को 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो आप बोलेंगे कि सर ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में शो करेगा। लेकिन मैं अगर इसकी जगह ये ले लूं 4 और यहाँ पर 3, तो क्या ये इंटीजर यहाँ पर रिजल्ट में आएगा, नहीं आएगा। तो ये ऑलवेज इंटीजर रिजल्ट में नहीं आता है अगर, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है अगर इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी देखना है तो दो डिफरेंट इंटीजर लेंगे, अगर उन दोनों इंटीजर को चेक करेंगे अलग अलग केसेस में, किसमें किसमें चेक करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो अगर एडिशन में वो दो इंटीजर ऐड होने के बाद इंटीजर ही बनाते हैं, तो उनको बोलेंगे, मतलब इंटीजर का एडिशन इंटीजर ही आता है, तो उसको बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही आता है, तो उसको बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही आता है। आप कोई भी दो इंटीजर उठाइए ना, मान लीजिए एक उठा लेता हूं -5 और एक उठा लेता हूं 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इंटीजर को मतलब इंटीजर ही है, -200 भी क्या है, इंटीजर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई में भी ऑलवेज वो फॉलो करता है, पर डिवीजन में ऑलवेज फॉलो नहीं करता है। इसलिए बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। अगर एक भी केस में नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए
तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए लिखने को आ जाए कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब दो डिफरेंट इंटीजर या फिर सेम इंटीजर भी उठाते हैं और उनका जो एडिशन है वो इंटीजर ही आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये बताता हूं आप लोगों को। देखिए, अगर मैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर मैं 3 + 5 लिख रहा हूं तो इसको मैं 5 + 3 लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब ऑर्डर को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो बिल्कुल फॉलो करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 + -5 रहता तो ये क्या हो जाता, -5 + 3, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि नंबर तो -5 है। अगर ये 3 - 5 होता, ठीक है, ये 3 - 5 होता तो क्या इसको 5 - 3 लिख सकते हैं, नहीं, ये इक्वल टू नहीं होगा। मतलब एडिशन में तो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इंटीजर एडिशन में तो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन ये जो है वो सब्ट्रैक्शन में क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। मतलब कभी भी आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 4 - 6 है तो इसको 6 - 4 नहीं लिख सकते, आपको पता है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 - 6 को आप 6 - 4 नहीं लिख सकते, पर 4 + 6 है तो इसको 6 + 4 लिख सकते हो, ठीक है। उसी टाइप से अगर -4 + 6 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, +6 - 4 लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बीच में प्लस है ना दोनों के बीच में, यहां पर माइनस, ठीक है। अगर यहां पर 4 - 6 होता तो इसको क्या लिख सकते थे, इस पूरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 - 6 होता तो इसको क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी से कैसे बनाएंगे, देखिए 4 - 6 होता, ठीक है, क्या होता, 4 - 6 होता तो 4 यहां पर लेते और यहां पर माइनस लेते और यहां पर -6 लेते, ठीक है, सॉरी यहां पर प्लस लेना पड़ता, 4 - 6 था ना, तो यहाँ बीच में प्लस और यहाँ पे माइनस, तो अब देखिए बीच में प्लस आ गया तो इस -6 को आगे ले लेंगे और +4 को पीछे ले लेंगे। तो अगर माइनस वाले को क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में बदलना है तो ऐसे करना होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, माइनस वाले को अगर आपको चेंज करना है, माइनस वाले को बदलना है तो आपको इस टाइप से करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्या, नहीं करता है। एडिशन में करता है क्या, करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं, करता है। -3 × 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × -3 भी लिख सकते हैं अगर ब्रैकेट लगा दो तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आएगा, -12 और यहाँ पर भी -12। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 का लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलता हूं कि उन लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आगे के टॉपिक के। वो पांचों लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए ये चीज हो गया, ठीक है। ये सब सिर्फ आपके समझने के लिए है, बहुत ज्यादा आप लोगों को इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन में तो फॉलो होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब कुछ कुछ देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी समझा दिया आपको, क्यूमुटेटिव समझा दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है आपको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए यहां पर -5 है प्लस -3 प्लस -2, ठीक है। एंड अब देखिए ब्रैकेट अगर मैं यहां लगा दूं या यहां लगा दूं तो क्या ये फॉलो करेगा, ठीक है, क्या ये फॉलो करेगा। मतलब देखिए अगर a इंटू बी इंटू सी है तो ये ब्रैकेट यहां की जगह अगर मैं यहां पर लगा दूं a इंटू बी इंटू सी में तो क्या ये इक्वल टू होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे क्वेश्चन की, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जब भी हम जीरो ऐड करते हैं किसी में तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे -8 में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो उसका वैल्यू -8 ही होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए कि -8 में अगर मैं जीरो ऐड कर देता हूं, -8 में जीरो ऐड कर देता हूं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, -8 ही हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं 5 में भी जीरो ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और उसकी वैल्यू 5 होगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने पर उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। चाहे वो माइनस वाली डिजिट हो चाहे वो प्लस वाली। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 प्लस -37 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -37, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल 1 है आप लोगों का, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 है। क्या बोलता है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose सम इज -3। अब देखिए यहां पर इक्वल टू में -3 लिखेंगे, ठीक है। राइट डाउन द पेयर, पेयर मतलब क्या होता है, पेयर दो चीजों का होता है, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीजर whose सम इज -3। तो अब क्या बोलता है कि सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -3। तो आप ना इसको, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप एक नंबर कुछ भी ले लो, ठीक है। एक नंबर ले लेता हूं मैं 1, कुछ भी ले लो आप अपनी मर्जी से। एक नंबर आप लेने के लिए फ्री हो कि आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे एक नंबर में 1 ले लिया, यहां पर 5 ले लिया। अच्छा, तो पेयर ऑफ नंबर बोला है लेने, ठीक है। तो पहला नंबर मैं 5 ले लेता हूं। अगर मैं 5 ले लिया, ठीक है, तो यहां पर क्या करता हूं, यहां पर क्या करता हूं कि इधर पे x मान लेता हूं कि 5 और प्लस x करेंगे, 5 प्लस x करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये इक्वेशन है एक तरीके से, क्लास 7 में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी इसको, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। तो आजकल ये जो बेसिक है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। इस बेसिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन को यही रहने देते हैं। क्वेश्चन क्या है, whose सम इज -3, ठीक है। तो चलिए कुछ मैं इक्वेशन आप लोगों को सिखाता हूं कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। जैसे यहां पर x प्लस 9 है, 2x प्लस 9 है, ठीक है। और यहां पर है 27, ठीक है। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 27। अब x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, अच्छा थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि x के साथ में कितने टर्म्स हैं यहाँ पर। इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, और इसको जो है वो कौन सा साइड बोलते हैं, राइट साइड बोलते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें टर्म्स कितने हैं? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में पूछूं, एलएचएस में पूछूं कि कितने टर्म्स हैं, तो टर्म्स जो है वो 2 हैं। ठीक है, टर्म्स कैसे देखते हैं? जितनी पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, जैसे प्लस के बाद या माइनस के बाद जितने पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, जैसे मैं अगर यहां पर बोलूं कि 2x प्लस 9 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, यहां पर कितने टर्म है? ठीक है, तो देखिए यहां पर ये प्लस यहां पर है और ये प्लस यहां पर है, तो इन दोनों के बीच में एक टर्म ये वाला पूरा और एक टर्म पूरा ये वाला, तो 3 टर्म्स है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे कर देता हूं -2x माइनस 9x प्लस 19, अब देखिए यहां पर जो है वो -2x माइनस 9x और प्लस 19 है। ठीक है, तो हम लोगों को देखो कितना टर्म है यहाँ पर, दो माइनस के बीच में या दो प्लस के बीच में या एक माइनस और एक प्लस के बीच में एक टर्म होता है, तो यहाँ पर एक ही टर्म, यहाँ पर एक टर्म और यहाँ पर एक टर्म, इसमें भी 3 टर्म है। ठीक है, चलिए तो आप लोग टर्म गिनना सीख गए कि कितने टर्म है वो सीख गए। ठीक है, इस चीज को सीख लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने, आपको कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखिए। यहां पर जो है वो 9 है, यहां पर 27 है, तो टर्म्स को देखिए कि कौन सा टर्म ऐसा है, थोड़ा खाना भी पकना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रहा होगा। चलिए तो यहां पर देखते हैं 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 27, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, अब x किस टर्म में है वो देखिए ध्यान से। क्या देखना है आपको कि x किस में है, तो x इसके साथ है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, सबसे सेपरेट रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सेपरेट रखना पड़ेगा। सेपरेट रखने का मतलब क्या होता है? अलग रखना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो जितने टर्म्स x वाले हैं उनको एक साइड रख देते हैं और जितने टर्म जो है वो नंबर्स हैं उनको एक साइड रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर इधर प्लस है ना, ये जो है वो प्लस है ना, तो इधर जाएगा तो क्या बनाता है? माइनस बनाता है। तो यहां पर अगर 2x है तो यहां पर क्या बन जाएगा? 27 माइनस 9। क्लियर है? यहां पर अगर 2x था, यहां पर प्लस था, प्लस जो है वो इक्वल टू से इधर आता है तो माइनस बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहां पर बोलूं आपको कि 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 29, ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि यहां पर 3y तो एक टर्म हो गया और एक टर्म ये हो गया, यहां पर इसके आगे प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो इधर जाता है तो क्या बना देता है? माइनस साइन। तो 29 माइनस 10 इसकी वैल्यू, और 29 माइनस 10 कितना होता है? 19, और इधर 3y। अब देखिए, अब y को क्या करना है? सेपरेट करना है। यहां पर एक ही टर्म बचा है, तो एक टर्म बचा है अगर, तो y के साथ 3 किस में है? y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है। देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में है, जब इनके दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिखे तो कौन से साइन में होता है? मल्टीप्लाई में होता है। तो 3 को इधर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 3y इज इक्वल टू 19 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19/3। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर हम लोगों का आंसर और सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर 9 के सामने प्लस साइन है तो इधर जाएगा तो कौन सा साइन हो जाता है? माइनस। अगर इधर माइनस साइन है तो इधर जाएगा तो कौन सा साइन हो जाता है? प्लस। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, पर मल्टीप्लाई में है नहीं, ये तो प्लस में है। ठीक है, तो 2x, तो 27 में से
9 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना है 2x। ठीक है, अब देखिए ये एक ही टर्म है। ठीक है, तो यहां पर ये 2 को हटाना पड़ेगा तभी तो x सेपरेट हो पाएगा। x को एकदम इंडिविजुअल करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो x डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर आपने बताया था कि ये 2x के आगे प्लस साइन रहता है। बिल्कुल रहता है, अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है तो प्लस साइन है, पर ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है ना, इसलिए ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, इधर ये +2 पूरा इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 19 + 18 = 3x + 5 - 7x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है मेरे को और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं? अगर इसको सीख तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 19 है और 18 है, प्लस से सेपरेटेड है, मतलब दो टर्म है, यहाँ पर एक टर्म एक टर्म एक टर्म, तो 19 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37। ठीक है, यहाँ पर से 3x है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7x है। ठीक है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 5 जो है वो प्लस और माइनस के बीच में है, मतलब किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है ना। ठीक है, ये 5 जो है वो प्लस और माइनस में है, किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 5 क्या आएगा, साइन प्लस है तो इधर अगर 5 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 37 - 5। ठीक है, 37 - 5, यहां पर क्या बचा 3x - 7x। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों माइनस से सेपरेटेड है, मतलब 7x और 3x, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, कि अगर कहीं पर आपको ऐसा दिखता है कि 3x और 7x, मतलब अगर यहां पर ये चीज कॉमन होता है, ये चीज क्या होता है, कॉमन होता है, अगर ये चीज क्या होता है, कॉमन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये चीज कॉमन हो गया तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बस कोफिशिएंट को देखिए, 3 में से 7 को जब मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा -4, मतलब इसका आंसर क्या आएगा -4x। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -4x। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है 32। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर आप वही चीज बोला था ना कि यहां पर माइनस है, 4 के आगे तो माइनस लगाया सर, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं, ये -4 जो है वो x के साथ किसमें है, ये -4x के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो पूरा का पूरा -4 जो है वो इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, क्योंकि -4 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो -32/-4 = x, और मैंने इसको सॉल्व करना आपको सेकेंड लेक्चर में बता दिया था, तो 4 8 जा 32, तो -8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब सिंपल वाला थोड़ा देख लेते हैं ना। सिंपल वाला जैसे बोलता है, आपको बोलता है कि 19 में क्या ऐड करें कि वैल्यू मेरा 35 आ जाए। ठीक है, 19 में क्या ऐड करें कि वैल्यू मेरा 35 आ जाए। ठीक है, तो आपको जो है वो क्या करना है, इसमें लेट करना है कि लेट वी ऐड x in the 19 so that the answer is 35। ठीक है, तो यहां पर 19 में x ऐड किए,
अब x की वैल्यू निकालना है। अब 19x के मल्टीप्लाई में है क्या, आप बताइए मेरे को कि 19 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है क्या? नहीं, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो ये 19 के आगे और एक प्लस का साइन है जो कि नहीं दिखता है, तो ये 19 यहाँ पर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 35 माइनस 19। अच्छा, ये नीचे क्यों नहीं गया? नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं था। अगर ऐसा होता 19x इज इक्वल टू 35 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता? 35 बाय 19। ठीक है, 35 बाय 19। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए 35 माइनस 19 कितना आता है? 16। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16। मतलब 19 में अगर मैं 16 जोड़ता हूं तो आपको क्या मिलता है? 19 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो मेरे को 35 मिलता है। ठीक है, तो आप लोग अब समझ चुके होंगे। जहां तक और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि -x प्लस 32 इज इक्वल टू 98। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए ये 32 के पहले प्लस साइन है और ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो 32 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस एक्स बचेगा। तो 98 माइनस 32, 98 माइनस 32, तो ये कितना बच जाएगा? ये 66 बच जाएगा। ठीक है, और यहां पर है माइनस एक्स। अब देखो x के साथ माइनस किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा -1, तो 66 अपॉन -1, तो क्या हो जाएगा? ये और -1 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो -66 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, तो अब वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब दो इंटीजर लिखना है, फर्स्ट इंटीजर भी लिखना है और सेकंड इंटीजर भी लिखना है, और पेयर ऑफ इंटीजर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट को मैं कुछ भी मान सकता हूं, अपने मन से 7 मान लिया। ठीक है, अब सेकंड को क्या रखूं? तो सेकंड को x रखते हैं, तो यहाँ पर -3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3, और ये इधर प्लस में है तो ये इधर -7, तो -3 और -7 कितना हो गया? -10। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? -10। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब 7 और -10 को ऐड करेंगे तो हम लोगों को -3 मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या आंसर है? सही आंसर है। क्लियर है? चलिए, और भी कुछ क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। डिफरेंस इज -5। पहला क्वेश्चन था सम इज -3। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस इज -5। तो मान लो कि पहला नंबर को मैं कुछ भी मान लो, अपने मन से जो आपको मन करता है, चलो 15 मान लिया। ठीक है, 15 और डिफरेंस मतलब -x करूंगा तो कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए। अब x की वैल्यू निकालना है, 15 का आगे प्लस है, ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, तो -x इज इक्वल टू -5 -15, तो -x इज इक्वल टू -20, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20, क्योंकि दोनों साइड माइनस है, दोनों साइड माइनस है, तो माइनस, इस माइनस को नीचे भेजेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोगों से टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसको देख लेते हैं। टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर से पूछा था आपसे
कि 13 प्लस -12 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स है और यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, लेकिन एक टर्म इसमें अननोन है। ठीक है, तो पहले तो ब्रैकेट्स वगैरह को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ अंदर में जो छोटा ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से 13 करेंगे और प्लस और माइनस, मतलब एक ही माइनस, मतलब -12। ठीक है, और ये छोटे ब्रैकेट से बाहर निकल के बड़ा ब्रैकेट में आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। अब देखो 13 - 12 क्या होता है, 1, तो 1 + x। ठीक है, अब इधर से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 प्लस -19, ये -12 और ये -7। ठीक है, -12 और -7 मतलब -19। ठीक है, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, 13 - 19 = -6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 - 1 = -7। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए आपको अच्छा था। ठीक है, पर इसको हम लोग किससे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लगता है। इसमें अगर मैं सारे टर्म्स को बस ओपन कर दूं तो यहाँ पर से 13 हो जाएगा, -12 हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर से 13 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, और यहाँ पर x है और यहाँ पर -7 है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -7। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देख लेता हूं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। किसी भी नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। मतलब 37 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 37 ही आता है, कभी डिफर नहीं करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर 2 बार करते हैं तो ये 14 हो जाएगा, 12, ये हो गया आपका 144। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा किसी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 ही आता है। अगर 37 को 1 से डिवाइड भी करते हैं तो भी 37 आता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं आपको मैं, एक चीज और बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं 37 को -1 से डिवाइड करता हूं तो ये -37 आएगा, और 37 को -1 से मल्टीप्लाई भी करता हूं तो भी ये -37 ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, कल हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट बनाइए, टेस्ट दीजिए।